हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेयर आईएएस पर। चलिए आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ और प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व मौर्य, मौर्य तथा मौर्योत्तर काल। चलिए पहला क्वेश्चन होगा हमारा, अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह हुआ है। ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी प्रियदर्शी। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। अशोक के अभिलेखों एवं शिलालेखों में उसका संबोधन प्रियदर्शी के रूप में किया गया है। यद्यपि कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जिनमें उनको देवनामन प्रिय अर्थात देवों का प्रिय एवं अशोक से संबंधित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर हम अपना 2 देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। ए एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, बी हाथीदांत का, सी नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, डी काली मिर्च का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। व्याख्या कर लेते हैं। यवन इंडो ग्रीक थे जिनको काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च को यवनप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। काली मिर्च के बदले रोम से बहुमूल्य धातु प्राप्त होता था। इस समय व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने, डी लोकायत शाखा ने। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी जैन धर्म ने। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरगृही एवं ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य को महावीर द्वारा जोड़ा गया था। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। चलिए अगला प्रश्न नंबर अपना हम 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ए थेरी गाथा, बी आचरांग सूत्र, सी सूत्र कृतांग, डी बृहत कल्प सूत्र। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए थेरी गाथा। व्याख्या कर लेते हैं। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, जबकि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग एवं बृहत कल्प सूत्र जैन साहित्य के भाग हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? 1 तप और भोग की अति का परिहार, 2 वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, 3 कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध मतलब अहिंसा। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट हमें दिख रहे दे दिए गए हैं 1 2 3 और 4, 2 3 और 4, 1 3 और 4, डी 1 और 2। इसमें हमारा सही कूट हो जाएगा बी 2 3 और 4। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था,
कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। व्याख्या कर लेते हैं। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध जैसे सिद्धांतों पर बोध एवं जैन धर्म में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जबकि जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया गया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म ने तप और भोग के अति की निंदा की थी तथा मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया है। प्रश्न नंबर हम अपना 6वां देख लेते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रतियुक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ए कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, सी सूत्र नीतिसार, डी अर्थशास्त्र। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी अर्थशास्त्र। चलिए व्याख्या कर लेते हैं अब इसके बारे में कुछ थोड़ा और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित राजनीति शास्त्र की एक पुस्तक है। प्रश्न नंबर हम अपना 7 देख लेते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोलॉजिक विश्लेषक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली, बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली, सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली, डी त्रेता, द्वापर, कली और कृत। हम इसे आंसर देखते हैं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। व्याख्या कर लेते हैं। सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में विभक्त किया गया है, जिसका सही क्रम है कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चलिए प्रश्न नंबर हम अब अपना 8वां देखते हैं। निम्न में से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता कौन थे? 1 विज्ञानेश्वर, 2 हिमाद्री, 3 राजशेखर, 4 जीमूतवाहन। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कूट दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमारा कूट सही होगा सी 1, 2 और 4। इसमें हमारा तीसरा नहीं है, 1, 2 और 4 ही सम्मिलित हैं। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ी करते हैं हम। विज्ञानेश्वर, हिमर्दी एवं जीमूतवाहन मध्यकाल के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। जीमूतवाहन ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका दाय भाग लिखा, तो वहीं विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य को स्मृति पर टीका मिताक्षरा लिखा। इसी तरह हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा। राजशेखर ने कपूर मंजरी नामक नाटक की रचना की। चलिए अब हम अपना प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ए इन पर बढ़िया पॉलिश है, बी यह अखंड है, सी स्तंभों का सॉफ्ट सुडाकार है, डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। व्याख्या कर लेते हैं। अशोक के पाषाण स्तंभ धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निर्मित किए गए थे। यह स्थापत्य कला के भाग नहीं है। जो अशोक के स्तंभ थे वो कोई स्थापत्य कला नहीं थी, बस वो प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी?
ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी खरोष्ठी। चलिए व्याख्या करते हैं अब इसके बारे में कुछ। जेम्स प्रिंशेप ने खरोष्ठी लिपि को इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा है। इससे एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित अशोक के शिलालेखों एवं अभिलेखों को पढ़ने में मदद मिली, जो खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई थी। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए प्रश्न नंबर 11 जान लेते हैं अब। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा नागसेन, ए। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। मिलिंद पन्हो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया। ये इंडो ग्रीक राजा मिलिंद मिंडानर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है, जो पाली भाषा में लिखित है। चलिए प्रश्न नंबर हम अपना 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालशी, बी रुमिनदेई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी मास्की। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मास्की, डी। व्याख्या कर लेते हैं। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के अभिलेखों में मिलता है। ऐसे ही रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। चलिए प्रश्न नंबर हम अपना 13 और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? इन्हें हमें देखना है ये कौन से हैं। ए मत्स्य चेदी कौशल अंग, बी सूरसेन अवंती वत्स मगध, सी मत्स्य अवंती वत्स व अंगराज्य, डी सूरसेन चेदी कौशल व मगध राज्य। इसमें हमें देखना है कौन सा उत्तर ठीक है। उत्तर हमारा इसमें सी ठीक है। चलिए व्याख्या करते हैं। मानचित्र में क्रमशः ए बी सी और डी द्वारा अंकित महाजनपद हैं मत्स्य अवंती वत्स और अंग। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं। इसी के बचे हुए कुछ प्रश्न हम फिर आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।